Hi everyone, welcome to the channel Psych Learning. It's Deepika here, and as you all know that we have completed chapter number 1 for class 11th जो हमने न्यूली सीरीज स्टार्ट करी थी क्लास 11th के लिए, उसका भी हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो किस बात का इंतज़ार है, जाइए देखिए. और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए इमीडिएटली. एंड एज प्रॉमिस चैप्टर 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो भी इस साल बोर्ड्स लिख रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज एंड do your best and we'll definitely going to do some questions and additional things also in future. एंड ऑल्सो हुआ राइटिंग 11th, हम अभी फोकस कर रहे हैं कि हम 11th क्लास का जो सिलेबस है वो हम फिनिश करें, वो हम कंप्लीट करें. दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज. एंड चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, आज चैप्टर 2 स्टार्ट है. तो अगर कोई प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखी है सो इट्स ओके, आज फ्रेश स्टार्ट है. अब आज से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ये कंटिन्यूएशन इसके आगे सीरीज से बचा रहेगा. इसके अलावा जो पुराने चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं नॉलेज के लिए 11th 12th या ग्रेजुएशन या किसी भी एग्जाम के लिए, बिकॉज यू नो कि एनसीईआरटी एक बेस है, 11th 12th का सिलेबस एक बेस है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं आराम से. इसके अलावा कोई भी आपको डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें रीच कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू वांट ट्यूशन फॉर द पर्सनल बेसिस फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम टू क्लियर क्रैक, यू कैन रीच आउट टू अस फॉर दैट ऑल्सो. And I think अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. We can quickly start with the chapter 2 called Methods of Inquiry in Psychology. अब सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि साइकोलॉजी क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हम डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के, ये सब हमने उसमें पढ़ाई करी. अब हम ये करेंगे कि अब हमने बोला ठीक है बहुत सारे मेथड्स थे कि हमने पहले ऐसे किया, पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर फंक्शनलिज्म आया. अब उन तरीकों को भी फाइंड कैसे किया जाए, ठीक है, उसे भी ढूंढा कैसे जाए, कैसे निकाला जाए कि हाँ ये इस तरह से इसका आंसर है, ये इसका सोल्यूशन है, उसे फाइंड कैसे किया जाए. तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई तरीका तो आना चाहिए, या हमें कोई ना कोई तरीका पता होना चाहिए. सो वो हम आज करने वाले हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम साइकोलॉजी में सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ फाइंड कर सकते हैं. ओके, राइट. Then we will start with the first topic which is the goals of psychological inquiry. अब आप बोलोगे कि psychological inquiry करनी क्यों है, फ़ायदा क्या है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करके, उसके सॉल्यूशंस को उसको फाइंड करके, रिसर्च को करके करना क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, चीफ बेनिफिट क्या है. तो उसका जो बेनिफिट है वो पहला है डिस्क्रिप्शन. ये सीरीज में है, आपको ऐसे याद करना है सो दैट आपको मतलब भूलो ना आप सीरीज में याद करोगे तो. So first is your description. So what happens in description is you describe the behavior जो आप स्टडी करना चाहते हो, राइट. तो आप जो बिहेवियर है ना उसे जितना एक्यूरेटली, जितना सही हो सके उतना सही तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करना चाहते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग स्टडी हैबिट्स, तो वो बताएगा या बताएगी रिसर्चर जो है कि क्या क्या स्टडी हैबिट में बिहेवियर्स आते हैं, जैसे कि सबमिटिंग असाइनमेंट्स ऑन टाइम है, प्लानिंग योर स्टडी शेड्यूल और स्टडिंग रिवाइजिंग थिंग्स, गेटिंग गुड मार्क्स इन ग्रेड्स, बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास. आप किस स्टडी बिहेवियर को, किस स्टडी हैबिट को आप उसमें ऐड करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, वो आप इसमें करोगे, राइट. नाउ द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विच हेल्प इट्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको प्रॉपर बिहेवियर क्या है वो समझ में आए. बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम सबसे पहला स्टेप करते हैं डिस्क्रिप्शन. ओके फाइन. सेकंड जो आपका गोल है दैट इज योर प्रेडिक्शन. सो प्रेडिक्शन इज बेसिकली प्रेडिक्शन. यू नीड टू प्रेडिक्ट, यू वांट टू प्रेडिक्ट, यू वांट टू थिंक अच्छा ऐसा होगा, ये होगा या वो होगा. सो व्हेनेवर यू कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर विद अदर टाइप ऑफ बिहेवियर, सो यू कैन से दैट कि अच्छा अब ऐसा हुआ है ना तो अब ऐसा होगा, अब गुस्सा आया तो ये तोड़फोड़ करेगी कमरे में, या अब गुस्सा आया तो ये चिल्लाएंगे. Okay, then for example, on the basis of study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and achievement in the different subjects. तो ऐसे relationship आप देखते हो, पहचानते हो, जानते हो, read करते हो, study करते हो, and then you will say that कि हाँ, या you will try to predict the behavior in short. इसके अलावा व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू एक्सप्लेन, यू डू एक्सप्लेनेशन. थर्ड गोल क्या होता है कि एक्चुअली क्या क्या कॉजल फैक्टर्स हैं या क्या क्या बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स हैं आप वो बताना चाहते हो. ऑल्सो व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच की कोई पर्टिकुलर बिहेवियर होता है कि अच्छा ऐसा ऐसा कंडीशन हो गया, ये चीज़ें हो गई तो अब ये बिहेवियर हो सकता है.
तो उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाना, एक्सप्लेन करना इज योर एक्सप्लेनेशन वाला थिंग. ओके, एंटीसीडेंट कंडीशन कि क्या ऐसा हुआ कि जिसके बाद ऐसा हुआ, किस सिचुएशन के बाद ऐसा हुआ, तो वो आपको पढ़ना है, वो आपको बताना है, वो आपको स्टडी करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि हाँ ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ये एक पॉसिबिलिटी है. फिर आता है कंट्रोल. कंट्रोल में हम क्या करते हैं, बिकॉज आपको पता लग गया कि कैसे हो सकता है, क्या कॉजल फैक्टर्स आपने रीड कर लिए. नाउ यू वांट टू कंट्रोल कि भाई मुझे चाहिए कि भाई मैं ये बिहेवियर हो और ये बिहेवियर ना हो. सो वो आपको करना है ताकि आप कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ क्या क्या कर सकते हो उसमें. या तो आप उस बिहेवियर को हैपन कर सकते हो कि हम ये बिहेवियर हुआ. दूसरा क्या कर सकते हो, आप उस बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये. और आप उसे इन्हांस भी कर सकते हो इन अ सेंस कि आप उसे बढ़ा भी सकते हो कि ये बिहेवियर जो है और ज़्यादा होना चाहिए, ये अच्छा बिहेवियर है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि वी कैन मॉडिफाई द बिहेवियर व्हेन वी नो वी कैन कंट्रोल इट. एंड द लास्ट जो मेथड आता है वो आता है एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन से आप क्या समझते हैं कि उसका इस्तेमाल क्या है, एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल जिंदगी में उसे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं. दैट इज व्हाट एप्लीकेशन सेज. समझ आया आपको? सो दीज आर एक्चुअली द गोल्स फॉर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, इसके अलावा एमसीक्यू में भी आपको ये क्वेश्चंस आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको ये 1 मार्कर में एक एक की डेफिनेशंस या कोई भी एग्जांपल लेके आता है. अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन रहा है एज आई टोल्ड. I hope this is clear, and even if it is not clear, you can always reach out to us in a comment section to ask for doubts and anything you want to ask, right? So we can move on, I guess. Yeah, we can. So now we have how to conduct a scientific research. अब सब साइंटिफिक हमने ये बोला, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक साइंस है, ठीक है, हमें कैसे स्टडी करते हैं ये सब चीज़ें हम उसमें स्टडी कर रहे हैं. तो जो भी साइंटिफिक रिसर्च है उसको कंडक्ट करने के लिए स्टेप्स क्या होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जैसा आपका दिल में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स ए साइंटिफिक रिसर्च है, तो उसमें जो मेथड प्रोसीजर सेट होता है वही आप कर सकते हो. आप कुछ भी नहीं कर सकते जो आपका दिल करे. मेक सेंस? उसके बाद हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें. नाउ व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन्स? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि अगर मैंने कोई रिसर्च फाइंडिंग ली या कि तुमने कुछ रिसर्च फाइंडिंग करी या किसी और ने कुछ रिसर्च फाइंडिंग करी, अगर इंडिपेंडेंटली अलग अलग लोग एक ही फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, सो द रिजल्ट और द कंक्लूजन शुड बी द सेम, तभी हम मानते हैं कि जो वो स्टडी हुई है वो ऑब्जेक्टिव है. अदरवाइज द स्टडी इज नॉट ऑब्जेक्टिव. Okay, so every individual studying on the same particular topic should arrive at the same conclusion. Make sense? I guess it is. इसके अलावा we have a systematic procedure कि हाँ हमें ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, हमें लाइक 1 to 1 ऐसे करके मतलब एक ना एक प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाना है, इसके बाद हमें आगे जाना है. सो फर्स्ट यू हैव इज कॉन्सेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम. किसी एक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुलाइज करना. ठीक है, कॉन्सेप्चुलाइज करना मतलब जैसे कि आप जो स्टडी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि आपको स्टडी करना है कि लोगों का जो स्ट्रेस पे इम्पैक्ट होता है, ठीक है, उसका हमारे डाइट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी है. ठीक है, जैसे इसमें स्टडी हैबिट लिखा था, आप वो स्टडी करते हो. तो कोई भी जो रिसर्च प्रॉब्लम या प्रोसेस आप स्टडी करना चाहते हो एक्चुअली में, वो आप क्या करोगे, वो आप पहले कॉन्सेप्चुलाइजिंग वाले प्रॉब्लम में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं साइकोलॉजी में, आप ये समझो. पहला तो खुद का कोई बिहेवियर हो, मुझे कैसे फील होता है, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, या तो आप खुद के बारे में कुछ करना चाहते हो स्टडी, या आप किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में, कोई भी इंसान है वो आपके अलावा चाहे कोई भी है उसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो. ठीक है, या फिर आप ये स्टडी करना चाहते हो कि पूरे ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ता है एक इंसान के ऊपर, ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर, वो भी आप इसके थ्रू स्टडी कर सकते हो. इसके अलावा आप ग्रुप बिहेवियर स्टडी कर सकते हो कि पूरे ग्रुप पे जब होते हैं लोग तब क्या बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो भी आप स्टडी कर सकते हो. एंड द लास्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे होता है. एंड डेफिनेटली इट्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई भी तरह का बिहेवियर साइकोलॉजी में जो ह्यूमन बिहेवियर कनेक्टेड होता है आप उसे स्टडी कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है. वेरी सिंपल. एंड देन यू give a hypothesis also where you give the tentative answer to the problem which you have given. मतलब आपने कोई स्टडी करनी थी, आपने उसके लिए क्वेश्चन दिया, उसके बाद आपने खुद ही एक टेंटेटिव सा आंसर दिया कि ये मुझे मिल सकता है, लाइक दिस कुड बी माई फाइंडिंग, ये मेरे को फाइंड हो सकता है कि हाँ ये मेरा आंसर आया है. समझ रहे हो आप? दिस इज योर हाइपोथेसिस. यू गिव योरसेल्फ द आंसर एंड देन यू ट्राई टू प्रूव और डिसप्रूव. और कोई ऐसा नहीं है, अगर प्रूव भी होता है डिसप्रूव भी होता है, आपकी स्टडी वैलिड होती है, क्योंकि डिसप्रूव भी कर रहे हो तो आप कुछ तो फाइंड कर रहे हो ना उस चीज के लिए. ठीक है,
देन यू हैव कलेक्टिंग द डेटा। अब पहले में आपने देख लिया क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आप स्टडी कर सकते हो, क्या क्या आपने हाइपोथेसिस ले लिया। अब आप क्या स्टार्ट करोगे, आप डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। भाई मैं स्टार्ट करूँ, डेटा को लूँ कहाँ से। जैसे इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला मेरी स्टडी में लोग कौन कौन होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, कौन सी एज है, मेल फीमेल ग्रुप, सब कुछ आपको बहुत ही प्रिसाइजली सोच के रखना पड़ता है। सेकंड इज योर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब क्या कर रहे हो, आप डेटा कलेक्शन का मेथड इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई क्योंकि बच्चे हैं तो उनसे जाके तुम पूछोगे तो नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज़ तो वो क्लियरली नहीं बता पाएंगे, उनके लिए ऑब्जर्वेशन यूज़ करना पड़ेगा या कोई ना कोई और तरह के मेथड्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। किसी मतलब दूसरों से हम पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें। थर्ड आपका है टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च। कौन से टूल्स हैं जो रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं क्या टेस्ट लूँ, कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट में अप्लाई करूँ, कौन सा ना करूँ। देन यू हैव प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन कि मैं किस प्रोसेस से प्रोसेस करूंगी डेटा कलेक्शन, क्या मैं प्रोसीजर लगाऊंगी कि मैं डेटा कलेक्ट जो है वो कर पाऊंगी, कहाँ से लेना है, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर हो गया। देन वी विल कम टू ड्राइंग द कंक्लूजन। अब हमने देखो डेटा बना लिया, लिख लिया, सब कुछ हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, पूरा डेटा को फीड करेंगे बार डायग्राम में। उसके बाद हम डेटा को कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ भाई ये मुझे फाइंड हुआ है कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इसका इम्पैक्ट इसमें पड़ता है, इसका इम्पैक्ट इसमें नहीं पड़ता है, या ये सारी चीज़ें जो भी मतलब XYZ चीज़ें हैं वो सब आप जो है वो स्टडी करोगे किसमें, उसमें लास्ट में ड्राइंग कंक्लूजन में आप मतलब कंक्लूजन निकाल के बता दोगे कि हाँ ये मैंने फाइंड किया। ठीक है, अब इसके लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। इस क्लास के हिसाब से आपको मेथड जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वैसे अगर चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन जो है वो निकाला जाता है। एंड ऑब्वियसली जितना सिंपल यहाँ स्टेप्स में लिखा है इतना सिंपल रिसर्च होता नहीं है, बट येस वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स कि हम अभी ऐसे लर्न करना स्टार्ट करें एंड देन वी विल मूव ऑन दैट। ठीक है, फिर आता है आपका रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, जो एक्चुअली में लास्ट स्टेप है। मतलब आपने कंक्लूजन निकाला, आप उसे रिवाइज करोगे, चेक करोगे, किसी से चेक कराओगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आप देखोगे। मतलब आप एक बार होता है ना कि कंक्लूजन निकालने के बाद रिवाइज करोगे। कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप चेंजेस कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रिसर्च एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक है, ओके फाइन। देन वी हैव ऑल्टरनेट पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। अब क्या होता है कि ये तो हमने बात करी साइंटिफिक मेथड और ये सब की, उसके बाद हमारा एक दूसरा पैराडाइम होता है विच इज इंटरप्रेटिव मेथड। अब इंटरप्रेटिव मेथड में एक्चुअली में क्या होता है कि आप चीज़ों को समझते कैसे हैं, हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू नो एक्सप्लेन द थिंग्स। लोगों का पर्सनल बिहेवियर, लोगों के इमोशंस जो कनेक्टेड हैं उन्हें आप कैसे समझते हैं। मतलब उन्हें आप कॉपी या पेन में तो लिख के नहीं बता सकते ना, हाउ मच अ मदर लव्स हिज और हर चाइल्ड सॉरी, तो वो कैसे आप उसे कर सकते हो, लिख के नहीं कर सकते, तो आप उसे इंटरप्रेट कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी भी कभी कभी जरूरी होती है ऑब्जेक्टिविटी के साथ, तो हम इसे भी ऐड करते हैं, इसीलिए इसे हम ऑल्टरनेटिव पैराडाइम कहते हैं। इन शॉर्ट यही है, डिटेल में आप रीड कर सकते हैं टू मेक द क्वेश्चन लॉन्गर, राइट। उसके बाद हम आएंगे इस टॉपिक पे कि भाई हमने पढ़ा डेटा कलेक्शन हमें करना है, बट अब डेटा कलेक्शन का नेचर क्या क्या होता है, किस किस तरह का डेटा होता है, ये हमें देखना है बस। कि सिंगुलर हम उसे डेटम कहते हैं, डेटा जो है वो आपका कोवर्ट या ओवर्ट हो सकता है कि वो मुझे दिखाई दे, हो सकता है कि वो मुझे ना दिखाई दे, एनी काइंड ऑफ थिंग कैन बी अ डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद हम डेटा की बात करते हैं, वो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है डेमोग्राफिक, जिसमें हम नॉर्मली पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर क्या है, भाई बहन कितने हैं, पढ़ाई कितनी करी है, क्या काम करते हो, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, बच्चे कितने, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन। मतलब सिंपल सिंपल आप उसकी डेमोग्राफी के बारे में जानते हो। देन यू विल सी की फिजिकल इन्फॉर्मेशन, कि जहाँ पर वो रहते हैं पर्सन जो आप स्टडी कर रहे हो, वो क्या है, जंगल का एरिया है, डिजर्ट का एरिया है, प्लेन्स का एरिया है, माउंटेन्स का एरिया है, वॉल्केनो प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया, किस तरह का एरिया है, किस तरह का घर है, होम कंडीशन कैसी है, वो सब आप देखते हो। Then you will see physiological data. Definitely physiological data has to do with your body. Height, weight कितना है, कितनी जल्दी आप थक जाते हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे हो रही है, EEG क्या है, ब्लड ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर पैटर्न, ड्रीम क्या क्या है, ये सब चीज़ें आप स्टडी करते हो, विच इज रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी, योर बॉडी। देन यू हैव साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये आपको क्या करेगा, साइकी आपकी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, आपके इंटरेस्ट किस किस चीज़ में है, क्रिएटिविटी कितनी है आप में, इमोशंस कैसे हैं आपके, कितने मोटिवेटेड हो या नहीं हो, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस कैसे दिखते हैं, थॉट प्रोसेस है कैसा, ये सब चीज़ें आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आप जो है वो स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्म में हमसे ले सकते हैं, इस तरह के अलग अलग डेटा होते हैं जिसमें हमें जो है लिया जाता है।
एंड दैट इज इट. अब कुछ तरह का डेटा हो जो कैटेगरी में होता है, जैसे कि हाई लो, जेंडर क्या हो गया, मेल या फीमेल, नो बडी इज लो और हाई, इट जस्ट मेल और फीमेल. कुछ ऑर्डर में होता है कि आपका बर्थ ऑर्डर क्या है, 4th या 5th, या आपकी एज क्या है, वो नंबर्स में होता है. तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डेटा होता है, उस हिसाब से ऑप्शन आपको फिल करने को दिया जाता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. तो ये सब हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमने कर लिया. नाउ वी विल मूव ऑन टू मेथड्स इन साइकोलॉजी, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो अभी के लिए आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन, जैसे ही कोई वीडियो आती है न्यू, आपको उसकी नॉलेज मिल जाए. आपका जो सिलेबस है वो रुके ना, आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होती रहे. एंड कोई भी डाउट है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. And good luck for your exam. Until then, take good care of yourself. We'll meet in the next class with the further methods in psychology. Bye bye.